हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मिस्टर रोहित मारवा के साथ क्या रिश्ता है? आकाश के मुंह से यह बात निकलते ही अनिका हैरान रह गई। एक ऐसा आदमी जिसे ज़िंदगी में वह सिर्फ एक बार किसी फॉर्मल मीटिंग में मिली थी, वह इस तरह का सवाल कैसे कर सकता था? वह अनिका की समझ के बाहर था। हालांकि आकाश ने बड़ी ही पोलाइटली यह सवाल पूछा था। सवाल पूछते वक्त आकाश की आवाज़ में कोई गलत इरादा अनिका ने सेंस नहीं किया था, मगर यह सवाल ही अपने आप में बहुत अजीब था। आकाश गुलेरिया को अनिका की पर्सनल लाइफ से आखिर क्या मतलब हो सकता था? अनिका को यह सवाल बहुत ही अजीब लग रहा था। इसलिए अनिका ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए आकाश गुलेरिया को एक तेज लुक दी और कहा, मिस्टर गुलेरिया, मुझे लगता है यू शुड माइंड योर ओवन बिजनेस बेटर देन माइंडिंग माइन। अनिका के मन में आकाश गुलेरिया की काफ़ी अच्छी इंप्रेशन पड़ी थी जब वह पहली बार उससे मिली थी, मगर ऐसा सवाल सुनने के बाद अनिका को लगा कि अब आकाश गुलेरिया के साथ उसे सख्ती से बात करनी होगी ताकि आइंदा आकाश गुलेरिया ऐसा कोई सवाल पूछने की हिम्मत ना करे। मगर अनिका के मुंह से यह सब सुनने के बाद भी आकाश रुकने वाला नहीं था। आकाश ने अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाए और दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहने लगा, मिस अनिका, मैं बस आपको सिर्फ इतना याद करवाने आया हूँ कि यह मत भूलिएगा, मिस्टर मारवा का एक बच्चा भी है। आकाश की बातों से अनिका और ज़्यादा हैरान होने लगी थी। अनिका ने अपना एक हाथ हवा में इशारों से उछालते हुए आकाश से कहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आकाश ने अनिका से कहा, देखिए, जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर रोहित मारवा अपने बच्चे की माँ से शादी करने वाले हैं, और अगर आप उन दोनों के बीच में आई तो यह आप तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अनिका की हैरानी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका ने आकाश गुलेरिया से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? रोहित मारवा के बच्चे की माँ के साथ वह शादी करना चाहते हैं? आकाश गुलेरिया ने अनिका को बीच में ही रोकते हुए कहा, सही सुना आपने, बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों के साथ रहना चाहिए। यह कहते हुए आकाश को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आकाश ने पिंकी को भी इस सिचुएशन से गुजरते हुए देखा था, और शायद इसीलिए इतने सालों तक आकाश ने नताशा की गलतियों को नज़रअंदाज किया था, ताकि नन्ही सी बच्ची को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता रहे। आकाश गुलेरिया की बातों और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से अचानक ही अनिका के दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमकी। अनिका ने अटकती हुई आवाज़ में आकाश से पूछा, और मिस्टर आकाश, आप जिस माँ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह माँ श्रेया है? यह बात सुनकर आकाश के दिल में एक गहरी चोट लगी थी। बहुत ही दर्द के साथ आकाश ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, आप सही समझ रही हैं। आकाश ने सोचा था कि अगर अनिका रोहित के करीब आती है तो श्रेया को बहुत दुख होगा, और अपने बच्चे से दूर ना रह पाने की वजह से शायद श्रेया किसी बहुत बड़ी इमोशनल ड्रामा में फंस जाएगी। इसलिए आकाश ने सोचा, अगर वह किसी तरह अनिका को कन्वेंस कर ले कि रोहित मारवा के साथ रिलेशनशिप में आगे ना बढ़े तो वह श्रेया के लिए अच्छा होगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बिना अनिका से नज़रें मिलाए आकाश ने अनिका को एक प्रपोजल दे दिया, मिस अनिका, अगर आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट जाएं तो मैं बदले में आपके लिए वह करूँगा जो आप कहेंगे। आपकी कोई भी एक डिमांड मैं बिना किसी सवाल के पूरी करूँगा। इट्स ए जेंटलमैन वर्ड। निराश और हताश आकाश को देखकर अनिका ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मिस्टर आकाश, मुझे लगता है कि आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। श्रेया और रोहित के रिलेशनशिप के बारे में आप जो सोच रहे हैं वह बस आपकी एक सोच है। आकाश अनिका को सब कुछ बता देना चाहता था, मगर उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि आकाश जानता था कि अगर वह अनिका को अपने और श्रेया के पास्ट के बारे में बता देगा तो हो सकता है अनिका यह बात रोहित मारवा को बता दे और फ्यूचर में रोहित मारवा और श्रेया के बीच में कोई तनाव पैदा हो जाए। इससे पहले कि आकाश और अनिका और ज़्यादा बात कर सकें, अनिका ने देखा कि लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आ चुकी थी। एलिवेटर का दरवाज़ा खुलते ही अनिका ने आकाश से कहा, सॉरी मिस्टर आकाश, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, हम फिर कभी बात करेंगे, बाय, टेक केयर।
इससे पहले कि आकाश अनिका को रोक पाता, एलिवेटर के डोर बंद हो गई। लिफ्ट से नीचे जा रही अनिका मन ही मन यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि शायद इस आकाश गुलेरिया को श्रेया और रोहित को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और तो और उसने अनिका को ये भी प्रपोजल दे दी कि अगर वह रोहित के साथ अपनी रिलेशनशिप में आगे ना बढ़े तो वह अनिका के लिए कुछ भी कर सकता था। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि श्रेया को कोई चोट ना पहुँचे। नॉट बैड। ऐसा प्यार करने वाला सबके नसीब में नहीं होता। यह सोचकर अनिका लिफ्ट में बिना किसी वजह मुस्कुराने लगी थी और लिफ्ट में खड़े बाकी लोग अनिका को देखकर हैरान हो गए थे। तभी अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज आया। जब अनिका ने मैसेज खोलकर पढ़ा तो मैसेज में लिखा था कि भले ही आपने मेरी बात नहीं मानी, मगर फिर भी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में आपके लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगा। आकाश गुलेरिया का यह मैसेज देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने रिप्लाई करते हुए लिखा, मगर क्यों? अनिका समझ नहीं पा रही थी कि जब गुलेरिया परिवार को मल्होत्रा परिवार से इतनी नफरत थी, फिर आज अचानक ही क्यों आकाश गुलेरिया अनिका के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर ऐसा क्या किया था अनिका ने आकाश के लिए जिसकी वह भरपाई करना चाहता था। तभी आकाश गुलेरिया का रिप्लाई आया, वह इसलिए क्योंकि आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया है। अनिका सोच में पड़ गई कि उसने किस तरह का एहसान किया था आकाश के ऊपर। तभी आकाश का और एक मैसेज अनिका के मोबाइल पर आया, मैं अपनी बात जरूर रखूँगा। आप अपनी कोई भी विश बस मुझे कह दीजिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। अनिका ने सोचा शायद आकाश गुलेरिया को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया था और इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था। इसलिए इन मैसेज का रिप्लाई दिए बगैर अनिका ने अपना फ़ोन अपने पर्स में रख दिया। आकाश गुलेरिया अपने अंकल करण गुलेरिया के वार्ड में आकर उनके बिस्तर के पास बने सीटिंग एरिया में बैठ गया। आकाश के ठीक बगल में आकाश का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। आकाश के सिक्योरिटी ने आकाश और अनिका के बीच हो रही सारी बातें सुनी थी। सेक्रेटरी ने धीमी आवाज में आकाश से पूछा, सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस अनिका ने आखिर आप पर कौन सा एहसान किया है? आकाश ने बिना हिले अपनी नज़रें ऊपर करके पास खड़े सेक्रेटरी को देखा और कहा, मिस अनिका ने कर्ण अंकल की जान बचाई है। यह बात सुनकर सेक्रेटरी हैरान रह गया। सेक्रेटरी जानता था कि कर्ण गुलेरिया का इलाज डॉक्टर शालिनी कर रही थी, फिर अचानक ही मिस अनिका बीच में कहाँ से आ गई। जब सेक्रेटरी ने आकाश से पूछा कि अचानक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब आकाश ने फिर से अपनी नज़रें अपने अंकल कर्ण गुलेरिया की तरफ घुमा दी। सेक्रेटरी समझ गया था कि अब आकाश गुलेरिया इससे आगे उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था। फिर कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने सेक्रेटरी से कहा, डॉक्टर अमृता को ढूंढो, उनकी अपॉइंटमेंट लो। असिस्टेंट ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए आकाश से कहा, सर, हमने उनका पता लगाना शुरू कर दिया है, मगर अब तक कुछ पता नहीं चला। हमने कई सारी हॉस्पिटल में भी बात करके रखी है। जिन्हें भी डॉक्टर अमृता के बारे में पता चलेगा उन्हें हम 3 गुना फीस देने के लिए भी तैयार हैं, मगर हर जगह से हमें एक ही जवाब मिल रहा है कि डॉक्टर अमृता ने जो आखिरी सर्जरी की थी वह रोहित मारवा की दादी की सर्जरी थी। हो सकता है रोहित मारवा बता सके कि डॉक्टर अमृता को कैसे ट्रेस करना है। सेक्रेटरी की बात सुनकर अचानक ही आकाश भड़क उठा। आकाश ने अपनी जगह से उठकर सेक्रेटरी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जो काम रोहित कर सकता है वह मैं नहीं कर सकता? यह बात करते वक्त आकाश भूल गया था कि वह अपने अंकल करण गुलेरिया के आईसीयू वार्ड में खड़ा था। आकाश की आवाज़ अचानक ही पूरे आईसीयू रूम में गूंजने लगी थी। तभी कर्ण गुलेरिया के बिस्तर पर एक हल्की सी आवाज़ आई। जब आकाश ने मुड़कर अपने अंकल को देखा तो कर्ण गुलेरिया करवट लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल रहे थे। आकाश जल्दी से कर्ण गुलेरिया के पास गया और उनके सामने खड़े होकर धीमी आवाज़ में उनसे पूछने लगा, अंकल, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कर्ण गुलेरिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। आकाश की आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल दिखाई दे रहे थे। आकाश उनकी ओर देख रहा था। कर्ण गुलेरिया ने धीमी आवाज में आकाश से कहा, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारी सेहत के लिए इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है। आकाश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा,
आप मेरी फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं डॉक्टर अमृता को ढूंढ लूँगा। मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊँगा और उन्हीं से आपका इलाज करवा लूँगा। एक लंबी सांस छोड़ते हुए करण गुलेरिया ने कहा, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो यह सब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आकाश अपनी मुट्ठी कसते हुए कचकचाते हुए दांतों से कहने लगा, आप ऐसा मत कहिए अंकल, आपको अभी और जीना है, कई सालों तक। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे तो अगर ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो आकाश गुलेरिया के काफ़ी रिश्तेदार थे, मगर करण गुलेरिया अच्छी तरह समझ रहे थे कि आकाश क्या कहना चाहता था। कमजोर हाथों को करण गुलेरिया ने आकाश की ओर बढ़ाने की कोशिश की, मगर उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह सामने खड़े आकाश को छू भी पाते। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब वह थक गए तो हैवी ब्रीथिंग करते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका दिल्ली हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रही थी। तभी अनिका ने सोचा कि आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वह फ़ोन करके श्रेया को बता दे। जैसे ही अनिका ने श्रेया को फ़ोन लगाया, श्रेया ने फ़ोन उठाते ही अनिका से पूछना शुरू कर दिया, कैसी है रिया? क्या हुआ है उसे? ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो तुम आधी रात को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा? और मैं तुमसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती? अनिका ने श्रेया को शांत करते हुए कहा, अगर तुम जानना चाहती हो कि रिया कैसी है तो खुद ही जाकर मिल लो। हॉस्पिटल के विजिटिंग आवर्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। अनिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्रेया चौंक गई। श्रेया ने अनिका से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बताओ रिया कैसी है? क्या कुछ सीरियस है? देखो इस तरह चुप मत रहो, तुम मुझसे कहो। अनिका ने श्रेया की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम जानना चाहती हो तो जल्दी लाइफ केयर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल आईसीयू वार्ड में पहुंच जाओ। यह कहते हुए अनिका ने श्रेया का फ़ोन काट दिया। अनिका चाहती थी कि श्रेया और आकाश गुलेरिया एक दूसरे से मिले और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें आपस में मिलकर सॉल्व करें। अनिका जानती थी कि इस मीटिंग की वजह से शायद दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाए और वह फिर से पहले की तरह रिलेशनशिप में बन जाए। और अगर ऐसा नहीं तो एटलीस्ट एक दूसरे के लिए मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से नफरत ना करते रहें। अनिका का फ़ोन रखते ही श्रेया ने जल्दी अपना पर्स लिया। श्रेया टैक्सी में बैठकर लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंच गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद श्रेया ग्राउंड फ्लोर की लॉबी से तेजी से दौड़ते हुए लिफ्ट के पास गई और इंतजार करने लगी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, एक के बाद एक लोग लिफ्ट से बाहर निकलने लगे, मगर जैसे ही श्रेया लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, अचानक उसके बढ़ते कदम रुक गए, क्योंकि सामने आकाश गुलेरिया लिफ्ट के अंदर खड़ा था। श्रेया को इस तरह देखकर आकाश के पांव भी लिफ्ट के अंदर ही जम गए। तभी लिफ्ट मैन ने श्रेया से कहा, चलिए मैडम, बताइए कहाँ जाना है आपको? धीमे कदमों से श्रेया लिफ्ट के अंदर आई और लिफ्ट मैन से कहा, टॉप फ्लोर। श्रेया को देखकर आकाश ये भी भूल चुका था कि उसे ग्राउंड फ्लोर पर बाहर निकलना था। लिफ्ट मैन ने फिर से टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया और आकाश और श्रेया एक दूसरे को देखते हुए लिफ्ट के दो अलग अलग कोनों में खड़े हो गए। अलग अलग फ्लोर पर लोग आते गए और जाते रहे, मगर श्रेया और आकाश बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची, लिफ्ट मैन ने आकाश और श्रेया को अपने थोट से बाहर निकालते हुए कहा, सर मैडम, टॉप फ्लोर आ गया। लिफ्ट में अब सिर्फ आप दो लोग हैं। मेरे ख्याल से आपको यहीं जाना है। लिफ्ट मैन की बात सुनकर अचानक ही श्रेया और आकाश होश में आए और दोनों धीमे कदमों से लिफ्ट के बाहर निकल गए। श्रेया इस वक्त रिया के लिए भी परेशान थी और वह जल्द से जल्द रिया को मिलकर यह देखना चाहती थी कि रिया की तबीयत अब कैसी है। तेज कदमों से श्रेया रिया के वार्ड की ओर चलने लगी। तभी पीछे खड़े आकाश ने श्रेया को आवाज़ लगाते हुए कहा, श्रेया एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ रही श्रेया के कदम अपनी जगह पर अटक गए। श्रेया ने पीछे मुड़कर आकाश को नहीं देखा। आकाश श्रेया के बिल्कुल पास आ गया था, इतना पास कि श्रेया की परफ्यूम की खुशबू आकाश तक पहुंचने लगी थी। खुशबू महसूस करते ही आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि श्रेया के शरीर से आज भी वही महक आ रही थी जो सालों पहले आया करती थी।
श्रेया के शरीर से आने वाली खुशबू महसूस करते ही आकाश अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मगर किसी तरह हिम्मत इकट्ठा करके आकाश ने श्रेया से कहा, क्या तुम जानती हो कि मिस अनिका और रोहित मारवा रिलेशनशिप में है? आकाश गुलेरिया की बात सुनकर श्रेया ने पहले तो उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर यहाँ वहाँ देखकर वह अचानक ही आकाश का हाथ पकड़कर उसे कॉरिडोर में ऐसी जगह ले गई जहाँ उनकी बात और कोई ना सुन सके। आकाश सारा वक्त हैरानी से श्रेया को देखता रहा। फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद श्रेया ने आकाश से कहा, देखो, अभी यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। श्रेया की बात सुनकर आकाश हैरान रह गया। क्या इसका मतलब यह था कि श्रेया जानती थी कि रोहित और अनिका रिलेशनशिप में है और फिर भी श्रेया को इस रिलेशनशिप से कोई ऐतराज नहीं था? 6 साल पहले श्रेया और आकाश के बीच ब्रेकअप की वजह थी कि श्रेया को पता चल चुका था कि आकाश ने नताशा के साथ एक रात गुजारी थी और इसी वजह से श्रेया और आकाश का साथ हमेशा के लिए टूट गया था। मगर आज जब श्रेया को रोहित का अनिका के साथ संबंध के बारे में पता चला तो श्रेया बिल्कुल कैजुअली रिएक्ट कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि श्रेया रोहित से इतना प्यार करती थी कि रोहित की ऐसी हरकत पर भी वह पर्दा डालने को तैयार थी। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर श्रेया रोहित से इतना अंधा प्यार कैसे कर सकती थी। आकाश का गुस्सा अब उसकी आंखों में साफ नजर आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के सर पर खून सवार हो गया था। गहरी आवाज में आकाश ने श्रेया से कहा, तुम इतनी बेशरम कैसे हो गई इतने सालों में? तुम्हें पता है कि रोहित मारवा अनिका के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? क्या वजह है इसकी? तुम्हारा रोहित के लिए प्यार या रोहित मारवा का पैसा? उसकी पोजीशन, उसका पावर जो तुम्हें किसी कीमत पर उससे दूर जाने नहीं दे रही है। अब समझ में आया। शायद पिछले 5-6 सालों में तुम इतनी बेशरम हो चुकी हो कि शायद रोहित मारवा के पैसों के लिए अब तुम उसकी रखैल बनने के लिए भी तैयार हो। आकाश के मुंह से यह शब्द निकलते ही आकाश के गालों पर एक जोर के चोट की आवाज आई। हालांकि श्रेया के चाटे से ज्यादा चोट आकाश के शब्दों ने श्रेया को पहुंचाई थी। श्रेया एक के बाद एक चाटे आकाश के चेहरे पर बरसाती रही। जब वो मारते मारते थक गई तब श्रेया अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगी। मगर श्रेया की आंखों से छलकते आंसू उसके इमोशनल चोट को प्रूफ दे रहे थे। श्रेया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी आकाश के चेहरे पर बिल्कुल गिल्ट नजर नहीं आ रहा था। इनफैक्ट आकाश की आंखों में सिसकती हुई श्रेया के लिए कोई हमदर्दी भी नहीं दिखाई दे रही थी। श्रेया फूट फूट कर रोने लगी और अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। श्रेया बिल्कुल आकाश के कदमों के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी आकाश अपनी गहरी आवाज में श्रेया से कहने लगा, अगर बात पैसों की है तो तुम्हारी रोहित के साथ जो डील हुई है उससे कहीं ज्यादा पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। वह सिर्फ तुम्हें पैसे देकर खुश रख सकता है। मैं तुम्हें अपना नाम भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या ऑफर दे सकता हूँ? आकाश की बातें अब धीरे धीरे श्रेया के लिए जहर के समान होने लगी थी। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि श्रेया ने जिसे दिलो जान से इतना प्यार किया था वही आदमी श्रेया के बारे में इतनी गंदी बात सोच सकता था। जिस आदमी पर उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, आज वही आदमी उसे पैसों से खरीदने की बात कर रहा था। श्रेया को आज आकाश से ज्यादा अपने आप पर घिन होने लगी थी कि उसने ऐसे इंसान के साथ प्यार किया। रोती हुई श्रेया ने अपने आप को संभालते हुए हिम्मत इकट्ठा की और खड़ी होकर बिना आकाश को देखे श्रेया ने कहा, सोचूंगी मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई चांस है, क्योंकि इससे कई बड़ी ऑफर मुझे रोज मिलती है। अफसोस अब तक तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे खरीद सको। यह कहकर श्रेया बिना आकाश को देखे वहां से चली गई। रोती हुई श्रेया धीरे धीरे रिया के वार्ड की ओर बढ़ने लगी। आकाश की कही हुई बातें अब श्रेया के दिलो दिमाग में नासूर की तरह फैलने लगी थी। 6 साल पहले आकाश के साथ ब्रेकअप होने के बाद श्रेया इमोशनली टूटी थी, मगर आज आकाश के इतने गिरे हुए शब्दों ने श्रेया को रिलेशनशिप पर से विश्वास उठा दिया था। जैसे ही श्रेया रिया की आईसीयू वार्ड में दाखिल हुई, उसने देखा नन्ही सी रिया अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और उसके आसपास खड़ी नर्सेज और बॉडीगार्ड जोर जोर से हंस रहे थे।
रिया को इस तरह एनर्जेटिक देखकर रिया की फिक्र कम हो गई। श्रेया दौड़कर रिया के पास गई और उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। रिया को पता था कि उसकी छोटी मम्मी उससे बहुत प्यार करती थी, मगर रिया इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी कि उसे यह भी पता था कि इस वक्त छोटी मम्मी की आंखों से निकल रहे आंसू रिया की वजह से नहीं थे। जरूर किसी ने छोटी मम्मी को परेशान किया था, जिसकी वजह से वह इतना रो रही थी। रिया ने छोटी मम्मी की आंखों के आंसू पोंछे और उनसे कहा, डोंट वरी छोटी मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तुम्हें पता है मेरे पापा इतने स्ट्रोंग हैं कि उनसे अगर मैं कोई भी चीज़ कहूँ तो वह मेरी डिमांड ज़रूर पूरी करते हैं। अगर आपको किसी की कंप्लेंट करनी हो तो मुझे कहो, मैं अपने पापा से उसकी कंप्लेंट करूँगी और वह अच्छी तरह उसे पनिश करेंगे। रिया की ऐसी बातों पर श्रेया ने हल्की सी मुस्कान दी और रिया के माथे को चूमकर अपने आंसू पोंछते हुए रूम से निकल गई। वहां आकाश गुलेरिया टॉप फ्लोर की बालकनी में खड़ा हुआ अपने आप को कोस रहा था। आकाश यह सोच सोच कर अपने आप पर हैरान हो रहा था कि आखिर जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया था, उसके साथ ऐसा बर्ताव वो कैसे कर सकता था। अपने आप को सजा देने के लिए आकाश ने एक दो बार अपना सर भी दीवार से पटक दिया, मगर आकाश का गिल्ट कम नहीं हो रहा था। वह किसी तरह श्रेया से जाकर माफ़ी मांगना चाहता था, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आकाश ने बाथरूम में जाकर अपना हुलिया ठीक किया, आईने में देखकर अपने बिखरे हुए बालों को फिर से संवार लिया और आकाश आर्यन मारवा के वीवीआईपी वार्ड की ओर बढ़ने लगा। आर्यन के वीवीआईपी वार्ड के बाहर आकर अचानक ही आकाश के कदम रुक गए। दरवाजा खोलने की आकाश में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मगर वह किसी भी तरह एक बार फिर से श्रेया से बात करना चाहता था। जब आकाश ने धीरे से दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रूम के अंदर रोहित मारवा का बेटा, कुछ नर्स और बॉडीगार्ड के अलावा और कोई नहीं था। श्रेया कहीं नजर नहीं आ रही थी। दरवाजे पर खड़े आकाश को देखकर रिया ने अपना हाथ हवा में उछालते हुए कहा, हेलो हैंडसम अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर आप यहाँ मेरी छोटी मम्मी को ढूंढने आए हो तो मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। रिया जान चुकी थी अगर श्रेया मासी को कोई परेशान कर सकता था तो वह पिंकी के डैड थे। हालांकि रिया अभी छोटी थी, इसलिए वह श्रेया और आकाश के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रही थी, मगर वो इतना ज़रूर जानती थी कि कुछ लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो लोग कनेक्टेड होते हैं वही एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। आकाश निराश होकर दरवाज़ा बंद करके वापस जा रहा था, तभी अचानक उसे रिया के कहे हुए शब्द याद आए। रिया ने श्रेया को छोटी मम्मी कहकर पुकारा था। इस बात पर तुरंत आकाश के कान चमके और वह फिर रिया के वार्ड में अंदर उसके पास खड़ा हो गया। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वह रिया से किस तरह बात करे। तभी रिया ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आप दिखने में इतने हैंडसम हैं, मगर मुझे लगता है कि आपका भी दिमागी इलाज करना पड़ेगा। डोंट वरी, मेरे पास ऐसी टेबलेट है जिसे खाने के बाद आप जैसे बड़े लोगों का दिमाग ठीक हो जाता है। आकाश ने हड़बड़ाती हुई आवाज में रिया से पूछा, अभी अभी तुमने कहा छोटी मम्मी, क्या इसका मतलब यह हुआ कि अभी अभी जो लड़की यहाँ आई थी वह तुम्हारी मम्मी नहीं थी? अपने सर पर हाथ मारते हुए रिया ने कहा, वह तो मेरी छोटी मम्मी है, लेकिन मुझे मम्मी जितना ही प्यार करती है। रिया की बातों से यह साफ हो गया था कि श्रेया रोहित मारवा के बच्चे की मां नहीं थी। यह जानकर अचानक ही आकाश के आसपास की दुनिया जैसे थम गई थी। आकाश के मन से एक बड़ा बोझ उतर गया था, मगर गिल्ट का इतना बोझ उसके सर पर चढ़ गया था कि आकाश को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आकाश ने अब तक जो कुछ भी सोचा था वह सब गलत था, मगर फिर भी गुस्से में आकर न जाने आकाश ने श्रेया को क्या कुछ नहीं कहा था। आकाश को देखकर कमरे में मौजूद सारे लोगों को लगा जैसे आकाश को सांप सूंघ गया था। तभी आकाश के पांव पर एक जोर की लात पड़ी। रिया ने आकाश को अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोर की किक मारी थी और कहा, तुमने मेरी छोटी मम्मी को रुलाया है। अब देखो हैंडसम अंकल, मैं मेरे पापा से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी और वह तुम्हें अच्छे से पनिश करेंगे। आकाश को खुद से नफरत होने लगी थी। आकाश अपने घुटनों के बल रिया के पास बैठ गया और रिया से कहने लगा, तुम सच कह रही हो बेटा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, मगर मैं उसके हाथों से पनिश होना चाहता हूँ जिसका मैंने दिल दुखाया है, और वो है तुम्हारी छोटी मम्मी।
मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रिया ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हैंडसम अंकल, अगर आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई तो समझ लो आपका आधा काम हो गया। अब बस जाकर आप छोटी मम्मी से माफ़ी मांग लो और फिर से दोस्त बन जाओ। नन्ही सी रिया के मुंह से इतनी मेच्योर बातें सुनकर आकाश की आंखों से आंसू और चेहरे पर मुस्कान एक साथ आ गए। आकाश ने रिया से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी छोटी मम्मी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कुछ देर अपनी उंगली अपने माथे पर टैप करने के बाद रिया ने आकाश से कहा, वैसे तो छोटी मम्मी के पास सब कुछ है, मगर हाँ, एक चीज़ है जो उन्हें बहुत पसंद है। वहाँ अनीका तेजी से ड्राइव करके दिल्ली के आउटस्किर्ट्स पहुंच रही थी। अनीका ने सोचा कि वह श्रेया से फ़ोन पर बात करके पूछ ले कि उसकी आकाश से मुलाकात हुई या नहीं। जैसे ही अनीका ने फ़ोन लगाया, श्रेया की धीमी और दबी हुई आवाज़ अनीका को सुनाई दी। हाँ अनीका, बोलो। अनीका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए श्रेया से कहा, अरे तुम दोनों इतने सालों बाद वापस मिले हो, तो कुछ और बात आगे बढ़ी या नहीं? मैंने जानबूझकर तुम्हें हॉस्पिटल जाने को कहा था ताकि तुम उससे मिलो और तुम्हारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करो। अब जल्दी से बताओ, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई या नहीं? बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं? जब कुछ देर तक सामने से श्रेया की कोई आवाज़ नहीं आई, तब अनीका ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और दोबारा फ़ोन पर बात करने लगी। हेलो, हेलो श्रेया, तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? हेलो श्रेया। कुछ देर बाद अचानक श्रेया की आवाज़ आई, हाँ मैं सुन सकती हूँ। श्रेया की आवाज़ में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की आवाज़ में कोई जान ही नहीं थी। अनीका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे तो बताओ भी क्या हुआ वहाँ पर? तुम दोनों मिले या नहीं? तुम दोनों की बात आगे बढ़ी या नहीं? तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर मैं जाऊं उनके घर। अनीका की बात सुनकर अचानक ही फोन पर श्रेया की आवाज़ आई, बकवास बंद करो अनीका, कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता, भूल जाओ सब। जो बातें मैं भूल चुकी हूँ उन्हें तुम भी भूल जाओ, और यह मत भूलो कि जब से हम दोनों अलग हुए हैं तब से लेकर आज तक नताशा आकाश की लाइफ में मौजूद रही है। वह दोनों साथ ही रहते हैं, उनका बच्चा भी है, और बहुत जल्द वह दोनों शादी करके पति पत्नी कहलाएंगे। जानती हो ना, एक पत्नी के होते हुए भी अगर मैं आकाश के साथ रिलेशनशिप रहूं तो समाज मुझे क्या बुलाएगा? श्रेया की बातों से अनीका को पता चल चुका था कि मामला वह जितना समझ रही थी उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए माहौल को लाइट करने के लिए अनीका ने श्रेया से कहा, अगर इतनी सी बात है तो एक काम करते हैं, हम नताशा को रास्ते से हटा देते हैं, क्या कहती हो? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर अनीका जोर जोर से हंसने लगी, मगर श्रेया को अनीका की बात में मजाक नहीं नजर आ रहा था। श्रेया ने अपनी दबी हुई आवाज़ में अनीका से कहा, फिर भी मैं अब कभी भी आकाश के पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। अनीका को पता चल चुका था कि अब आगे इस टॉपिक पर श्रेया से बात करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए अनीका ने श्रेया से कहा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम दोनों सहेलियाँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करते हैं। आज इतनी शराब पियेंगे कि हम दोनों की ज़िंदगी के जितने भी दर्द हैं उन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। यह कहते हुए अनीका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनीका को शराब बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर अनीका ने सुना था कि जब भी गहरे जख्म मिटाने हो तो दोस्त को थोड़ी सी शराब पिला दो, उसके गम उसके साथ बांटो, ताकि दोस्त को यह एहसास रहे कि अगर उसे कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो वह तुम्हारे पास सहारे के लिए हाथ बढ़ा सके। अनीका दिल्ली की सड़कों पर तेजी से कार चलाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के दरवाजे पर पहुंची। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड अनीका के पास आया और बोला, डॉक्टर सक्सेना ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, प्लीज़ गो इन डॉक्टर अमृता। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था। बहुत सारे प्लेग्राउंड और दूर दूर बनाए गए 2 से 3 माले की बिल्डिंग्स। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से जंगल को बीच से काटकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। लगभग 4 से 5 मिनट तक राइट लेफ्ट मुड़ते मुड़ते अनीका की गाड़ी एक 5 मंजिला इमारत के नीचे खड़ी हुई। कार से निकलते ही अनीका ने अपने मोबाइल में भेजा गया एड्रेस पढ़ा। जब अनीका को कन्फर्म हो गया
कि वही बिल्डिंग है जहाँ का एड्रेस उसे मैसेज में भेजा गया था। तब अनिका ने अपना फ़ोन अपने पर्स में डाल लिया। अनिका उस बड़े से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बने एक छोटे से एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुई। अंदर सफ़ेद कोट पहने हुए डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे और उनके बीचों बीच लगभग 55 साल के लंबे कद के एक डॉक्टर बाकी डॉक्टर्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस समझा रहे थे। बाकी सब डॉक्टर जो खुद भी मिडिल एज के लग रहे थे, वह डॉक्टर सक्सेना को इस तरह सुन रहे थे जैसे अक्सर बच्चे प्रिंसिपल की कैबिन में खड़े होकर प्रिंसिपल की डांट सुनते हैं। इससे यह पता चल रहा था कि सामने खड़ा डॉक्टर कोई बहुत रेपुटेटेड डॉक्टर है। दरअसल वह दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के डीन डॉक्टर सक्सेना थे। डॉक्टर सक्सेना दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी के हेड थे। साथ ही डॉक्टर सक्सेना न्यू दिल्ली हॉस्पिटल के डीन भी थे। डॉक्टर सक्सेना का नाम न सिर्फ न्यूरोसर्जरी में बल्कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी इज्जत से लिया जाता था। डॉक्टर सक्सेना का स्वभाव काफ़ी डिसिप्लिन्ड था और अक्सर उनके जूनियर्स और उनके पेशेंट्स उनसे काफ़ी डरा करते थे। बाकी डॉक्टर्स को भी हमेशा यह डर लगा रहता था कि अगर उनसे कोई छोटी सी गलती भी हो गई तो डॉक्टर सक्सेना के गुस्से का उन्हें कभी भी सामना करना पड़ सकता था। डॉक्टर सक्सेना इस वक्त जूनियर और सीनियर्स डॉक्टर्स को यह बता रहे थे कि किस तरह उन्हें पेशेंट के साथ रिलेशन रखने थे। वह बाकी डॉक्टर्स को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पेशेंट के साथ ज़्यादा फ्री होना उनकी ट्रीटमेंट के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर पेशेंट ने अपने डॉक्टर को लाइटली लेना शुरू किया तो वह दिन दूर नहीं जब वही पेशेंट उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट को भी लाइटली लेने लगेगा, जो उनके इलाज के लिए अच्छा नहीं। किसी एक डॉक्टर को खास डॉक्टर सक्सेना यह समझा रहे थे कि डॉक्टर को पेशेंट का इलाज करना है, मगर उसके लिए पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर को डांटते हुए जैसे ही डॉक्टर सक्सेना ने अंदर आती हुई अनिका को देखा, डॉक्टर सक्सेना ने अचानक ही अपनी मीटिंग बीच में रोक दी और अपना हाथ अनिका की ओर बढ़ाते हुए अनिका की तरफ चलने लगे। डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से कहा, आखिर तुम आ ही गई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ऑफिस में आकर बैठो, हम वहीं पर बात करेंगे। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हेयर। यह कहकर डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से हाथ मिलाया और बड़ी अदब से झुककर अनिका को ऑफिस की ओर चलने का इशारा किया। जैसे ही डॉक्टर सक्सेना अनिका को लेकर ऑफिस की ओर चलने लगे, पास खड़े जूनियर डॉक्टर्स हैरान रह गए। उन्होंने कभी भी डॉक्टर सक्सेना को किसी के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा था, वह भी खासकर एक ऐसी लड़की के साथ जो अभी अभी कॉलेज से बाहर निकली हो। जैसे ही अनिका डॉक्टर सक्सेना की ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर सक्सेना ने पीछे से अपने असिस्टेंट को धीमी आवाज में कहा, जाओ मेरी प्रीमियम कॉफ़ी मेरी गाड़ी से निकालो और एक बहुत ही स्पेशल और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाकर लाओ, अभी के अभी जाओ। डॉक्टर सक्सेना कॉफ़ी के बड़े शौकीन थे। उनके पास कॉफ़ी की महंगी और प्रीमियम कलेक्शन मौजूद थी, मगर जो प्रीमियम कॉफ़ी उन्होंने अपनी कार में रखी थी वह डॉक्टर सक्सेना कभी नहीं निकाला करते थे, चाहे उनका गेस्ट कितना भी बड़ा वीवीआईपी हो। मगर आज इस कॉलेज गोइंग लड़की के लिए इतनी प्रीमियम कॉफ़ी मंगवाना डॉक्टर सक्सेना के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। सारे डॉक्टर एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अभी अभी डॉक्टर सक्सेना के साथ जो लड़की उनकी ऑफिस में गई थी वह कोई आम लड़की नहीं थी। जरूर वह कोई बड़ी वीवीआईपी होगी, मगर सभी डॉक्टर्स और डॉक्टर सक्सेना की असिस्टेंट एक दूसरे को देखकर इस कन्फ्यूजन में थे कि आखिर यह लड़की थी कौन। ऑफिस के अंदर आते ही डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपनी चेयर पर बैठने को कहा। अनिका ने बिना आर्ग्यू किए डॉक्टर सक्सेना की बात मान ली और वह डॉक्टर सक्सेना की चेयर पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर सक्सेना सामने रखी गेस्ट चेयर पर बैठ गए। अनिका ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर डॉक्टर सक्सेना से पूछा, बताइए डॉक्टर, मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है? आप जानते हो कि मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिशियली वेकेशन पर हूँ, फिर इस तरह मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब था? डॉक्टर सक्सेना अनिका की यह बात सुनकर अपनी जगह से खड़े हो गए और बेहद शर्मिंदगी के साथ अनिका से कहने लगे, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू लाइक दिस डॉक्टर अमृता, मगर बात यह है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। इस सर्जरी के लिए हमें आपकी एक्सपर्ट राय की ज़रूरत होगी। ऑफिस चेयर पर अपनी पीठ सीधी करते हुए अनिका ने डॉक्टर सक्सेना से पूछा, किस तरह का ऑपरेशन है यह?
डॉक्टर सक्सेना ने अपने ड्रावर से कुछ रिपोर्ट निकालते हुए अनीका से कहा, एक 5 साल के बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है। ट्यूमर का लोकेशन बहुत ही पेचीदा है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ट्यूमर नर्व सिस्टम से कनेक्टेड हो। अगर जरा सी भी गलती हुई ट्यूमर निकालने में तो यह बच्चे के भविष्य के लिए और उसके मेंटल कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यूं कहिए कि बच्चा या तो पूरी जिंदगी एक वेजिटेबल बनकर बिस्तर पर पड़ा रहेगा या फिर अगर बच भी गया तो उसके दिमाग का विकास हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। मुझे पता है कि आप अगर कोई ऑपरेशन करें तो महीनों पहले उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है, मगर इस बच्चे को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मुझे इस बच्चे की हालत पर बहुत तरस आया और इसीलिए मुझे इस तरह आपको यहाँ बुलाना पड़ा। डॉक्टर सक्सेना अनीका के अंदर छुपी औरत को एक इमोशनल अपील करना चाहते थे। अनीका ने अपने दोनों हाथ टेबल पर कुछ देर टैप करने के बाद डॉक्टर सक्सेना से कहा, इज दैट ऑल? क्या आप इतना ही कहना चाहते थे मुझसे, डॉक्टर सक्सेना? अनीका अपनी जगह से खड़ी हुई और डेस्क के पीछे से बाहर निकलते हुए डॉक्टर सक्सेना से कहा, अगर इतनी सी बात थी तो आपने मुझे एक कॉल कर दिया होता। आपने मुझे यहाँ तक क्यों बुलाया? आप मुझे बस ऑपरेशन की तारीख, टाइम और लोकेशन बता दीजिए, मैं जा रही हूँ। इतनी बड़ी डॉक्टर इतनी आसानी से मान जाएगी, यह डॉक्टर सक्सेना ने कभी सोचा नहीं था। डॉक्टर सक्सेना जानते थे कि मारवा और गुलेरिया खानदान भी अपनी सारी ताकत लगाकर डॉक्टर अमृता को ढूंढने में नाकामयाब रहते थे। बड़े से बड़ा पॉलिटिकली पावरफुल आदमी हो या बिजनेसमैन हो, डॉक्टर अमृता की अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसे महीनों इंतजार करना पड़ता था। लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के तैयार रहते थे, मगर उन्हें डॉक्टर अमृता की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। और आज इतनी आसानी से डॉक्टर अमृता ने इस बच्चे के लिए ऑपरेशन करने के लिए हाँ कर दी थी। यह बात डॉक्टर सक्सेना के लिए शॉकिंग थी। डॉक्टर सक्सेना ने अपनी कमर झुकाते हुए अनीका से कहा, वेल डॉक्टर अमृता, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ। वो जो बच्चा है वह बहुत ही गरीब खानदान से बिलोंग करता है। शायद आपकी फीस तो उसके पेरेंट्स ना भर सकें, मगर हाँ, आप चिंता मत कीजिए। आप अगर यह ऑपरेशन करती हैं तो यूँ समझ लीजिए यह मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। आप यह समझ लीजिए कि इस ऑपरेशन के बदले आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं आपके लिए बिना किसी सवाल कर दूंगा। वैसे मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे मामूली डॉक्टर से आपको भला क्या काम हो सकता है, पर आप यह ऑपरेशन कर देती हैं तो उस बच्चे के माँ बाप पर और मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अनीका ने अपना पर्स टेबल से उठाया और डॉक्टर सक्सेना से कहा, ठीक है। यह कहते हुए अनीका ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर खड़े जूनियर डॉक्टर्स और असिस्टेंट ने जब अनीका को बाहर आते हुए देखा तो अचानक ही उन सबके कदम पीछे हट गए और अनीका को बाहर जाने का रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया। किसी ने अनीका से पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिर वह कौन थी। बस सब लोग शौक में एक दूसरे को देखते रहे। जब अनीका फिर से बिल्डिंग के बाहर अपनी कार के पास पहुंची तो अचानक ही पीछे से अनीका को किसी की आवाज़ आई, अनीका तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही अनीका ने पीछे मुड़कर देखा तो यह देखकर हैरान हो गई कि कामिनी, गुलेरिया और प्रीति ठीक कॉलेज कैंपस के रोड से अनीका की ओर चलकर आ रहे थे। प्रीति ने जैसे ही अनीका को देखा, प्रीति के चेहरे पर रौनक आ गई। प्रीति दौड़कर अनीका के पास आई और अनीका को गले से लगा लिया। प्रीति के ठीक पीछे चल रही कामिनी अनीका और प्रीति के पास आई और बड़ी ही एटीट्यूड से अनीका की ओर देखकर कामिनी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह एक टॉप मेडिकल कॉलेज का कैंपस है, कोई रेस्टोरेंट नहीं जो तुम मुंह उठाकर खाना खाने चली आई। अब यह मत कहना तुम यहाँ मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने आई हो। प्रीति को देखकर अनीका को गिल्ट फील होने लगा था। जब से प्रीति दिल्ली में आई थी अनीका प्रीति को एक बार भी मिल नहीं पाई थी। हालांकि प्रीति ने अनीका को कॉल करके बताया था कि वह दिल्ली आ रही है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने, और उसके साथ ही कामिनी भी दिल्ली आ रही थी। मगर इतने दिनों में अनीका प्रीति को मिल नहीं पाई थी। इस बात का अनीका को गिल्ट था। हालांकि कामिनी भी दिल्ली में प्रीति के साथ रहती थी। कामिनी और उसकी मां मनीषा ने मनाली में जो कुछ भी अनीका के साथ किया था, उसके बाद कामिनी को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछना अनीका को ज़रूरी नहीं लगा था। अनीका ने कभी सोचा नहीं था कि आज इस तरह उसकी मुलाकात कामिनी और प्रीति से हो जाएगी। अनीका ने कामिनी की बात को इग्नोर कर दिया
और प्रीति के गालों पर हाथ रखकर पूछा, तुम किस प्रोफेसर के अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती हो? तुमने अभी किसी प्रोफेसर को चुनकर एप्लीकेशन भेजी है? प्रीति ने कामिनी की ओर एक बार देखा और फिर धीमी आवाज में अनीका से कहा, मैं सोच रही थी अगर मुझे ऐसा कोई प्रोफेसर मिल जाए जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो तो अच्छा होगा। बिना पूछे ही कामिनी ने भी अनीका के सवाल का जवाब दे दिया, मैं इसकी तरह डरपोक नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ बनने आई हूँ, बड़ा नाम करने आई हूँ और मेरा गोल भी काफ़ी क्लियर है। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर सक्सेना के अंडर पूरी करना चाहती हूँ। डॉक्टर सक्सेना का नाम सुनने के बाद कामिनी आधी मुस्कुराहट देते हुए अनीका को देखने लगी और फिर कुछ कदम अनीका के पास बढ़ाते हुए अनीका से पूछा, क्या तुमने कभी डॉक्टर सक्सेना का नाम भी सुना है? तुम जानती हो वो सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं हर साल। तुम जैसी लड़की जिसने 2 से 4 मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ ली हो वह डॉक्टर सक्सेना के सेट किए पेपर की एग्जाम पास नहीं कर सकती। कामनी के मुताबिक अनीका ने पहले कभी कॉलेज अटेंड नहीं की थी, मगर वह इतना जानती थी कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेडिसिन की अनीका के पास थी वह शायद अनीका ने पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु में अपनी मासी के यहाँ पर रहकर पढ़ा था। मगर अभी भी कामिनी एक बात नहीं समझ पा रही थी कि 2-4 इनफॉर्मल किताबें पढ़ी हुई लड़की इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कैसे अप्लाई कर सकती थी। दरअसल कामिनी यह नहीं समझ पा रही थी कि अनीका यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज के कैंपस में क्या कर रही थी। अनीका ने कामिनी को पूरी तरह इग्नोर किया और अनीका ने प्रीति की ओर देखते हुए पूछा, तुम अभी कहाँ रुकी हो दिल्ली में? प्रीति ने अपनी सॉफ्ट आवाज में जवाब देते हुए कहा, यहीं सामने ही एक हॉस्टल है, रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पर है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करना दीदी। फिर प्रीति ने कामिनी की ओर देखकर फिर से अनीका से कहा, दीदी अब तुम जाओ यहाँ से, हमें अंदर जाकर प्रोफेसर प्रेफर्ड की एक लिस्ट तैयार करनी है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। जैसे ही प्रीति ने अनीका से यह कहा, पीछे खड़ी कामिनी ने प्रीति को एक तरफ धकेलते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बाद में चली जाना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या करने आई हो? अभी भी अनीका ने पूरी तरह से कामिनी की बातों को इग्नोर किया और प्रीति की ओर देखते हुए कहा, ठीक है प्रीति, मैं जा रही हूँ, मगर तुम मुझे फ़ोन कर देना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो दिल्ली में तो बता देना, अगर कुछ पैसे चाहिए हो तो भी बता देना, बिल्कुल बेफिक्र रहना। यह कहते हुए अनीका अपनी कार में बैठ गई। जैसे ही कामिनी ने अनीका की कार देखी, कामिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि अनीका कार स्टार्ट करती, कामिनी ठीक कार के बोनेट के सामने आकर खड़ी हो गई और सरप्राइज होकर अनीका को देखने लगी। फिर अचानक कामिनी ने चिल्लाकर अनीका से कहा, बाहर उतरो, उस कार से बाहर उतरो, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? कामिनी की धमकियों से आज अनीका डरने वाली नहीं थी। कामिनी और अनीका की नज़रें एक दूसरे से टकराई। फिर अचानक ही अनीका ने अपनी गाड़ी को रेस देना शुरू किया। कुछ देर गाड़ी को रेस देने के बाद एक झटके से अनीका ने कार शुरू की। कार को अपनी ओर आते हुए देखकर कामिनी झटके से कार के रास्ते से हट गई, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर गई और अनीका अपनी गाड़ी तेजी से कैंप्स रोड पर चलाने लगी। तुमने देखा उसने क्या किया? वह मुझे जान से मार देना चाहती थी। तुमने देखा कि नहीं उसकी आंखों में? अरे ऐसी बहन होने से अच्छा तो मैं अपने घर पर किसी दुश्मन को पाल लेती। कोई अपनी बहन पर इस तरह से गाड़ी चला देता है क्या? और तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? तुम क्या समझती हो तुम्हारी दीदी को? वो बहुत ही चालाक और घमंडी औरत है। देखा नहीं तुमने कितना जलती है वह मुझसे? वह मुझे सिर्फ इसलिए मार देना चाहती है क्योंकि वह अब तक जान चुकी होगी कि मेरी सगाई कुणाल डोगरा के साथ हो गई है। अनीका के मनाली से चले जाने के बाद डोगरा खानदान और गौतम गुलेरिया के परिवार में काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा किया और फिर दोनों खानदान इस नतीजे पर पहुंचे कि कुणाल डोगरा और कामिनी गुलेरिया की सगाई कर दी जाए। प्रीति ने अपनी हल्की और दबी हुई आवाज में कामिनी से कहा, अनीका दीदी तो जानती तक नहीं कि आपकी सगाई कुणाल डोगरा से हो चुकी है। मैंने भी उन्हें यह बात नहीं बताई। कामिनी ने लगभग प्रीति पर चिल्लाते हुए उसे कहा, साडा चुप हो जाओ तुम। जब देखो तब अपनी दीदी की तरफदारी करती रहती हो। अगर तुम्हें अपनी अनीका दीदी इतनी ही पसंद है तो जाकर उसके साथ क्यों नहीं रहती?
क्यों चिपकी हुई हो मुझसे? प्रीति ने कुछ देर सोचने के बाद फिर से धीमी आवाज में कामिनी से कहा, ठीक है, चली जाऊंगी। बस गौतम मामा ने जो पैसे मुझे दिए हैं वो दे दो। ज्योति बुआ के इलाज में काफ़ी खर्चा हो चुका था। ज्योति बुआ ने प्रीति की पढ़ाई के लिए जो भी सेविंग की थी वह सारी सेविंग उन्हीं के इलाज में ख़त्म हो गई थी और इसीलिए प्रीति की पढ़ाई के लिए ज्योति बुआ ने कुछ पैसे अपने भाई गौतम गुलेरिया से उधार मांगे थे। गौतम गुलेरिया ने वह पैसे प्रीति को नहीं दिए, बल्कि वह सारे पैसे गौतम गुलेरिया ने कामनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि कामनी ने गौतम गुलेरिया से कहा था कि प्रीति अभी बहुत ही नादान और भोली है। अगर पैसे डायरेक्टली उसे दिए गए तो हो सकता है कि कोई प्रीति की नादानी का फ़ायदा उठाकर उसके पास से पैसे उड़ा ले जाए। आज जब कामनी ने प्रीति के मुंह से यह बात सुनी तो अचानक ही कामनी का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। कामनी ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपनी एक आईब्रो ऊपर करके इतराते हुए प्रीति से कहा, अच्छा तो भीख में मांगे हुए पैसे तुम अब मुझसे वसूलने की बात करोगी? देखो, तुमने पैसे उधार मांगे थे मेरे पापा से और मेरे पापा ने वह पैसे मुझे दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझसे पैसे उधार मांग रही हो और उधार मांगने वाले कभी इतने अकड़ से पैसे नहीं मांगा करते। आई होप तुम जानती हो कि पैसे उधार मांगना और भीख मांगना दोनों एक ही बराबर है और भीख मांगने का यह तरीका नहीं है जिस तरह अभी अभी तुमने मुझसे पैसे मांगे। कामनी के यह शब्द प्रीति के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। प्रीति का सर शर्म से झुक गया था और आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी रास्ते के टायर मार्क्स देखती हुई कामनी ने कहा, इतनी आलीशान गाड़ी में घूम रही है, मुझे लगता है यह मल्होत्रा परिवार ने अपनी खोई हुई भांजी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मल्होत्रा परिवार ने ही अनिका को यहाँ भेजा होगा ताकि वह मेडिकल प्रोफेशन की कोई डिग्री हासिल कर ले और उनका बिजनेस आगे बढ़ाए? यह ख्याल मन में आते ही कामनी ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा गौतम गुलेरिया को मनाली में फ़ोन लगा दिया। जैसे ही गौतम गुलेरिया ने फ़ोन उठाया, कामिनी ने कहा, पापा, मुझे लगता है किसी तरह अनिका डॉक्टर सक्सेना को अच्छी तरह जानती है। क्या आप अनिका को किसी तरह मना सकते हो कि डॉक्टर सक्सेना मुझे अपनी स्टूडेंट एक्सेप्ट कर ले? कुछ देर फ़ोन पर खामोश रहने के बाद गौतम गुलेरिया ने कामिनी से कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जैसे ही अनिका अपने घर पहुंचने वाली थी, अनिका का फ़ोन उसके पास से वाइब्रेट होने लगा। जब अनिका ने फ़ोन पर्स से निकालकर स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर एक अनरजिस्टर्ड नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिका ने सोचा कि शायद यह कोई स्पैम कॉल होगा। अनिका कॉल रिजेक्ट करने जा रही थी, मगर गलती से अनिका ने कॉल एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले कि अनिका दोबारा कॉल डिस्कनेक्ट करती, गौतम गुलेरिया की आवाज़ स्पीकर पर सुनाई पड़ने लगी। गौतम गुलेरिया बड़ी नर्म आवाज में अनिका से कहने लगे, अनिका बेटा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। वह पापा जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वह बाप जिसे बुढ़ापे में सहारा देना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी माँ की कंपनी के प्रॉफिट पर हमारे बीच जो भी आर्ग्यूमेंट हुई थी, उन बातों को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। बस तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो। अपने मामा किशन मल्होत्रा से कहकर अपनी छोटी बहन के लिए डॉक्टर सक्सेना से बात करो। तुम्हारी छोटी बहन डॉक्टर सक्सेना के अंडर पढ़ना चाहती है और अगर तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर बड़ा नाम करती है तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वो तुम्हारे पापा का सहारा बन सकती है। गौतम गुलेरिया आगे कुछ कहे उससे पहले अनिका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना चाहती थी, मगर जैसे ही अनिका फ़ोन डिस्कनेक्ट करने जा रही थी, अचानक स्पीकर पर अनिका ने अपनी सौतेली माँ मनीषा की आवाज़ सुनी। मनीषा ने अनिका से कहा, अनिका बेटा, मैं तुम्हारी माँ मनीषा बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम अब हमारे पास वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि वहाँ मल्होत्रा खानदान में तुम्हें वह सब कुछ मिल रहा होगा जो तुम्हारे इस गरीब माँ बाप के पास नहीं है। तुमने तो हमसे तुम्हारी माँ की कंपनी भी छीन ली, मगर हाँ, अब भी हमारे बीच एक रिश्ता कायम है। वह है कि तुम हमारी बड़ी बेटी हो और हमेशा रहोगी। खून का रिश्ता किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। चाहे कामिनी और तुम्हारे बीच कितने भी झगड़े हुए हों, मगर वह तुम्हारी बहन है, उसकी मदद कर दो। अगर वह कल उठकर बड़ी डॉक्टर बन जाती है तो यह भी तो सोचो, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के लिए वह सहारा बन सकती है। अनिका ने लंबी सांस छोड़ते हुए मनीषा से कहा, खून का रिश्ता? यह क्या कह रही हैं आप? मनीषा ने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, हाँ, खून का रिश्ता। तुम दोनों की चाहे माँ अलग थी,
मगर पापा तो एक ही हैं। तुम यह कैसे बोल सकती हो? आखिर आज तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारे पापा की वजह से हो। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का वह क्या जवाब देती। अनिका के लिए पापा शब्द के मायने ही कुछ और थे। वह सालों साल गौतम गुलेरिया को अपना पापा जरूर कहती रही, मगर कभी भी अनिका को गौतम गुलेरिया से वह प्यार नहीं मिला जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। अनिका ने हमेशा ही गौतम गुलेरिया को वह प्यार कामनी को देते हुए देखा था, और जब भी गौतम गुलेरिया अनिका से बात करता अनिका को यही फील होता कि कोई मालिक अपने नौकर को हुक्म दे रहा हो। अनिका का ज़्यादातर बचपन यही समझने में बीत गया कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सज़ा उसके पापा उसे इतने सालों तक दे रहे थे। अनिका बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बात सोचती रही कि आखिर ऐसी कौन सी भूल की होगी उसने जो उसके अपने पापा अपनी सगी औलाद के साथ इस तरह का व्यवहार करते रहे, जो शायद कोई अपने दुश्मन की औलाद के साथ भी ना करे। अचानक अनिका ने गौतम गुलेरिया और मनीषा का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका ने अपना फ़ोन हाथ में लिया और प्रीति को फ़ोन लगाया। जैसे ही प्रीति ने फ़ोन उठाया, अनिका ने प्रीति से कहा, कहाँ हो तुम? सरप्राइज प्रीति ने जवाब दिया, मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। अनिका ने प्रीति से कहा, ठीक है वहीं रहो, मैं आ रही हूँ। प्रीति अनिका की इस बात से हैरान हो गई थी। प्रीति ने धीमी आवाज में अनिका से पूछा, मगर आप अभी अभी तो यहाँ से निकली हैं, अचानक क्या हुआ आपको दीदी? अनिका ने प्रीति को जवाब देते हुए कहा, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरा और कामिनी का खून का रिश्ता है। मैं भी जरा देखना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारा खून रिश्ते में बंधा हुआ है। अनिका का यह जवाब सुनकर प्रीति पहले से ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, मगर इससे पहले कि प्रीति और कोई सवाल पूछे, अनिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दिल्ली के हाईवे पर तेज़ी से चल रही गाड़ी को अनिका ने अचानक ही ब्रेक लगा दी थी, और फिर किसी फिल्मी कार चेसिंग सीक्वेंस की तरह अनिका ने फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लिया और फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की ओर तेज़ी से कार चलाने लगी। ठीक 10 मिनट बाद अनिका की कार फिर से कॉलेज की उसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कार से उतरकर अनिका तेजी से प्रीति और कामनी के पास आई। जैसे ही कामनी ने अनिका को अपने पास आते हुए देखा, मुस्कुराती हुई कामनी ने अनिका से कहा, मुझे लगता है पापा का तुम्हें कॉल आ गया। देखो मैं समझाती हूँ कि तुम्हें। इससे पहले कि कामनी और कुछ कह पाती, अनिका ने कामनी के सर पर हाथ रखा और एक झटके से कामनी का एक बाल तोड़ लिया। बाल खींचने के दर्द से अचानक ही कामनी के मुंह से चीख निकल गई। हैरान कामिनी फटी हुई आंखों से अनिका को देखे जा रही थी। बाल टूटने के दर्द की वजह से कामनी अपने एक हाथ से अपने सर पर जोर जोर से मालिश करने लगी। कामनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका ने ऐसा क्यों किया था। फिर मुस्कुराती हुई अनिका ने कामिनी से कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा एक बाल उधार ले जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हेल्प। अनिका की बात सुनकर अपने एक हाथ से सर मसल रही कामनी फटी आंखों से अनिका को देखती रही। जब कामनी का दर्द थोड़ा कम हुआ, तब हैरान कामनी ने गुस्से से अनिका से कहा, यह क्या कर रही हो तुम? पहले तुमने मुझे कार के नीचे कुचलने की कोशिश की और अब तुमने मेरे साथ यह हरकत की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कामनी के बाल को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए अनिका ने उस बाल को एक छोटी सी प्लास्टिक बैग में रख दिया और फिर कामनी की ओर देखकर अचानक ही मुस्कुराने लगी। उस प्लास्टिक बैग को अपनी जेब में रखने के बाद अनिका ने कामिनी से कहा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने कुछ भी तो नहीं किया। गुस्से से लाल कामिनी ने अनिका से कहा, तुमने अभी अभी मेरे बाल खींचे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनिका धीरे से चलकर बिल्कुल कामिनी के पास आकर खड़ी हो गई। अनिका की आंखों की चमक देखकर कामिनी खुद ब खुद अपने कदम पीछे लेने लगी। अनिका ने कामिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कर लोगी तुम? अगर चाहो तो तुम मेरी पुलिस कंप्लेंट कर सकती हो, मगर हाँ, मुझे सजा देने से पहले पुलिस सबूत मांगेगी कि मैंने तुम्हारा एक बाल चुराया है या नहीं। ये कैसे प्रूव करोगी तुम कि मैं तुम्हारा बाल चुरा कर ले जा रही हूँ? कामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका की इस बात का क्या जवाब देती। बचपन में जब भी कामिनी और अनिका की फाइट होती, तब छोटी होने के बावजूद कामिनी अनिका को ओवर पावर आसानी से कर देती थी, मगर जब से अनिका बेंगलुरु से वापस आई थी, तब से कामिनी को पता था कि अनिका के हाथों में अब गजब की शक्ति आ गई थी।
और इस बात का प्रूफ अनिका ने पहले ही कामनी को दे दिया था। इसलिए बिना अनिका से झगड़ा आगे बढ़ाए कामनी ने अनिका से कहा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पापा से करूंगी। यह मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। कामनी जोर जोर से बोले जा रही थी, मगर अनिका फिर से पहले की तरह कामनी को इग्नोर करके वापस अपनी कार की ओर चलने लगी। पीछे खड़ी कामनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब कहाँ भाग कर जा रही हो? तुम्हें पापा ने कहा था कि डॉक्टर सक्सेना से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एप्लीकेशन के बारे में सिफारिश करो। क्या तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? मगर फिर से अनिका ने बिना कामनी की किसी बात को रिएक्ट करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। इस बार जब अनिका ने गाड़ी चलाना शुरू किया तब कामनी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अनिका की गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करे। तेजी से कैंपस से बाहर जा रही कार को देखते हुए कामनी ने जोर से अपना पाँव जमीन पर पटक दिया। कामनी को डॉक्टर सक्सेना से मिलने हेड ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जाना था, मगर अनिका की इस हरकत की वजह से कामनी का मूड अब बहुत खराब हो गया था। गुस्से से लाल आंखें बड़ी करते हुए कामनी ने प्रीति की ओर देखा और अचानक ही प्रीति पर चिल्लाने लगी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? तुम अपनी दीदी को रोक नहीं सकती थी? देखा नहीं किस तरह दिन दहाड़े वह मेरा बाल चुरा कर ले गई और तुम चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ देखती रही। कामनी की ऐसी बातें प्रीति को थोड़ी फनी जरूर लग रही थी, मगर प्रीति ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट देखकर कामनी को और गुस्सा आ जाता। कामनी ने अपना सर मसलते हुए प्रीति से कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी मुझे घूर क्या रही हो? चलो, आज तुम्हारी दीदी ने आकर पहले ही पनौती लगा दी है। आज डॉक्टर सक्सेना को मिलने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह बिल्ली का रास्ता काटने पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, उस तरह तुम्हारी दीदी का चेहरा देख लेने पर भी कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता। चलो अब यहाँ से। जैसे ही कामनी और प्रीति हेड ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे से वापस जाने लगे, तभी बिल्डिंग के गेट पर से किसी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे सुनो लड़कियों, जरा रुक जाओ। तुम दोनों थर्ड फ्लोर पर डीन की कैबिन में चली जाओ। डॉक्टर सक्सेना ने तुम्हें बुलाया है। डॉक्टर सक्सेना अनिका को कैंपस में खड़ी दो लड़कियों के साथ बात करते हुए देखकर चौंक गए थे। इसलिए जब डॉक्टर सक्सेना ने अपनी कैबिन के विंडो से कामनी और प्रीति को अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता के साथ बात करते हुए देखा, तो अपने असिस्टेंट को नीचे भिजवाकर कामनी और प्रीति को डॉक्टर सक्सेना ने अपनी कैबिन में बुलाया था। डॉक्टर अमृता ने उस बच्चे की ऑपरेशन के लिए बिना पैसों की सर्जरी की रिक्वेस्ट को मान लिया था। किसी भी तरह डॉक्टर सक्सेना डॉक्टर अमृता के किए गए इस एहसान का बदला चुकाना चाहते थे। डॉक्टर सक्सेना जानना चाहते थे कि आखिर उन दो लड़कियों का डॉक्टर अमृता के साथ क्या कनेक्शन था, और अगर वह डॉक्टर अमृता के साथ क्लोज कनेक्शन में हैं तो डॉक्टर सक्सेना कामनी और प्रीति की मदद करना चाहते थे। जब कामनी और प्रीति डॉक्टर सक्सेना की कैबिन के बाहर आई तो दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर सक्सेना की कॉलेज में इमेज बहुत ही स्ट्रिक्ट और एरोगेंट थी। वह कभी भी किसी भी स्टूडेंट के साथ बात करते नजर नहीं आए थे। घबराते हुए कामनी और प्रीति डॉक्टर सक्सेना की कैबिन में दाखिल हुए, मगर अंदर जाते ही वो दोनों ये देखकर हैरान हो गई कि डॉक्टर सक्सेना अपनी डेस्क पर से खड़े होकर मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों का स्वागत कर रहे थे। डॉक्टर सक्सेना ने कामनी और प्रीति की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज यंग लेडीज, क्या मैं जान सकता हूँ अभी अभी आप नीचे जिनसे बात कर रहे थे उनका आपके साथ क्या रिश्ता है? डॉक्टर सक्सेना की बात सुनते ही कामनी ने यह सोचा कि शायद मल्होत्रा परिवार के कनेक्शन की वजह से डॉक्टर सक्सेना अनिका को जानते हैं। इसलिए मुस्कुराती हुई कामनी ने डॉक्टर सक्सेना से कहा, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। यह सुनते ही डॉक्टर सक्सेना ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की और मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों के पास आकर बोले, आई सी, तुम उसकी छोटी बहन हो, इसीलिए तो एक मेडिकल स्टूडेंट हो और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने आई हो। डॉक्टर सक्सेना की बात सुनते ही कामनी ने अपनी बैग से अपनी फाइल निकाली और डॉक्टर सक्सेना को एक के बाद एक पन्ने पलटते हुए कहा, मैं मनाली की मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यह रहे मेरे एग्ज़ाम रिजल्ट्स। मैं दिल्ली सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आपके अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कामनी की बात सुनकर डॉक्टर सक्सेना काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने कामनी की फाइल अपने हाथ में ली और एक के बाद एक पन्ने घुमाते हुए कामनी की रिपोर्ट पर नज़र डाली। वैसे तो कामनी भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और उसके रिजल्ट भी हर साल बहुत अच्छे आते थे। शायद यही वजह थी अनिका के साथ शादी टूटने के बाद डोगरा परिवार ने कुणाल डोगरा की शादी
कामनी के साथ करने का फैसला किया था। कामनी की तारीफ करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, तुम्हारे ग्रेड्स तो काफ़ी अच्छे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम की तुम्हारी रिजल्ट साथ लाई हो? डॉक्टर सक्सेना की यह बात सुनकर कामनी की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। कामनी ने डॉक्टर सक्सेना को जवाब देते हुए कहा, सर मैंने रिटन एग्जाम क्लियर कर ली है, इंटरव्यू की डेट आनी बाकी है। डॉक्टर सक्सेना ने कामनी की फाइल बंद कर दी और कामनी को फाइल वापस करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने प्रीति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, और आप कौन हैं? इससे पहले कि प्रीति कुछ जवाब दे पाती, कामनी ने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सक्सेना से कहा, सर यह मेरी क्लासमेट है, मैं आपसे मिलना चाहती थी और आपकी रेपुटेशन पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए मॉल स्पोर्ट के लिए इसे भी साथ लेकर आई। सर अगर आप मुझे अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका देते हैं तो फिर मेरी बहन और मल्होत्रा परिवार आपका बहुत आभारी रहेगा। कामनी की बात सुनकर डॉक्टर सक्सेना चौंक गए और अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। डॉक्टर सक्सेना मन ही मन जानते थे कि डॉक्टर अमृता की सिफारिश पर वह एक नहीं बल्कि 10 स्टूडेंट को अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दे सकते हैं। डॉक्टर सक्सेना का इस तरह का रिएक्शन देखकर कामिनी ने सोचा कि मल्होत्रा परिवार का नाम सचमुच दिल्ली में बहुत बड़ा है और इसीलिए इतने बड़े डॉक्टर और यूनिवर्सिटी के डीन मल्होत्रा परिवार के एक फ़ोन कॉल पर इतनी विनम्रता से एक फ्रेश स्टूडेंट से बात कर रहे थे। मुस्कुराती हुई कामिनी ने डॉक्टर सक्सेना से पूछा, सर अगर आप चाहें तो मुझे कोई टेस्ट भी दे सकते हैं, यह देखने के लिए क्या मैं आपके अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के काबिल हूँ या नहीं। डॉक्टर सक्सेना ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अब घर जाओ और इंटरव्यू नोटिस आने का इंतजार करो। डॉक्टर सक्सेना के यह कहने के बाद प्रीति और कामनी उनकी कैबिन से बाहर निकल गए। जब प्रीति और कामनी बिल्डिंग के स्टेयरकेस उतर रहे थे तब कामनी के चेहरे पर काफ़ी एक्साइटमेंट थी। कामनी को अपने करियर का सपना पूरा होते हुए साफ नजर आ रहा था। वही प्रीति उदास चेहरे से धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। पीछे चल रही प्रीति की ओर मुड़कर कामनी ने कहा, अब तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतर गया है? अपनी बहन के एडमिशन की खुशी नहीं हो रही है तुम्हें? प्रीति ने अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में कामनी से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अनिका दीदी के नाम का सहारा नहीं लेना चाहिए। इससे तो अच्छा होगा कि हम खुद ही मेहनत करें और अपने बलबूते पर एडमिशन हासिल करें। हो सकता है कि इस फेवर के बदले अनिका दीदी किसी मुसीबत में आ जाए फ्यूचर में, या फिर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर सक्सेना की फेवर को लौटाने के लिए अनिका दीदी को ऐसा कुछ काम करना पड़े जो उन्हें ना करना हो। और तुमने अभी अभी मल्होत्रा खानदान का नाम क्यों लिया? बिना उनकी परमिशन उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है। प्रीति की बात पर कामिनी इतराकर आगे चलने लगी और अपनी आवाज़ ऊंची करके प्रीति से कहने लगी, मैं अनिका की छोटी बहन हूँ। अगर मैंने उसके मामा का नाम इस्तेमाल कर भी लिया तो उसमें क्या गलत है? एक ही बात है, मगर हाँ, तुम तो हमारी कजिन हो तो तुम यह बात नहीं कह सकती और शायद इसीलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। प्रीति को यह कहकर कामिनी ने अपना फ़ोन निकालकर अपने दोस्तों को यह बताना शुरू कर दिया कि किस तरह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर सक्सेना ने कामिनी की रिजल्ट की तारीफ की। कामिनी की बढ़ती हुई एक्साइटमेंट को देखकर प्रीति कामिनी को याद दिलाना चाहती थी कि अभी अभी डॉक्टर सक्सेना ने कामिनी से कहा था कि घर जाकर नोटिस का इंतजार करो, ना कि एनरोलमेंट फॉर्म का इंतजार करें। कामिनी का बिहेवियर देखकर प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे ऑलरेडी कामिनी को डॉक्टर सक्सेना के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिल गया हो। मगर प्रीति अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने कामिनी को यह बात याद दिलाई तो कामिनी इसका गलत मतलब निकाल लेगी और प्रीति को फिर से कामिनी की भली बुरी बात सुननी पड़ेगी। यहाँ अपनी कैबिन में डॉक्टर सक्सेना अपने चश्मे निकालकर अपने एक हाथ से अपने माथे पर हल्का मसाज करने लगे। डॉक्टर सक्सेना ने अपने करियर में काफ़ी बच्चों को इंटरव्यू लिया था, मगर कहीं ना कहीं कामिनी के साथ बात करके उन्हें कामिनी का स्वभाव और नेचर काफ़ी अजीब लग रहा था। डॉक्टर सक्सेना जानते थे कि कामिनी भले ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नंबर लाती हो, मगर कहीं ना कहीं कामिनी के बात करने के तरीके से यह पता चलता था कि उस लड़की के अंदर काफ़ी एटीट्यूड और एरोगेंस था, जो भविष्य में एक सफल डॉक्टर बनने के लिए अच्छी बात नहीं थी। डॉक्टर सक्सेना ने अपना फ़ोन उठाकर अनिका को मैसेज किया। मैसेज में डॉक्टर सक्सेना ने उस बच्चे की ऑपरेशन की डेट, टाइमिंग और लोकेशन अनिका के साथ शेयर की।
मैसेज डिलीवर होने के कुछ ही सेकंड बाद अनीका का रिप्लाई आया, ओके गॉट इट। अनीका का रिप्लाई आते ही डॉक्टर सक्सेना ने अनीका को एक और मैसेज भेजते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है, कामनी नाम की? वह मेरे अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है। डॉक्टर सक्सेना अनीका को बताना चाहते थे कि अनीका के एहसान के बदले में वह अनीका की छोटी बहन के लिए एक छोटी सी फेवर कर सकते हैं, ताकि अनीका को ऐसा ना लगे कि बिना पैसों के डॉक्टर सक्सेना के लिए किया हुआ ऑपरेशन करके उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। डॉक्टर सक्सेना देश की इतनी बड़ी न्यूरोसर्जन के सामने अपनी भी इम्प्रेशन बनाए रखना चाहते थे। तभी अनीका का इस बात पर रिप्लाई पढ़कर डॉक्टर सक्सेना हैरान रह गए। अनीका ने अपने रिप्लाई में लिखा था, जी मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती। यह मैसेज पढ़ते ही डॉक्टर सक्सेना को अपनी नादानी पर हैरानी हो रही थी। डॉक्टर सक्सेना ने पहले यह नहीं सोचा कि अगर इतनी बड़ी डॉक्टर, जो न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की बड़ी न्यूरोसर्जन कहलाई जाती थी, उसकी छोटी बहन भला डॉक्टर सक्सेना के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करना चाहेगी, जबकि डॉक्टर अमृता खुद यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट पर यूनिवर्सिटी के पैनल में एडवाइजरी थी। जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में यह बात फैली थी, कई सारे बच्चों ने डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने की एप्लीकेशन भेजी थी, मगर क्योंकि डॉक्टर अमृता काफ़ी बिजी रहती थी, इसलिए आज तक डॉक्टर अमृता ने किसी बच्चे की एप्लीकेशन मंजूर नहीं की थी। डॉक्टर सक्सेना ने यह भी सोचा कि अगर डॉक्टर अमृता चाहती कि उनकी छोटी बहन डॉक्टर सक्सेना के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तो वह अपनी छोटी बहन को अपने साथ जरूर ले आती। जब डॉक्टर सक्सेना ने अनीका को इन दो लड़कियों के साथ बात करते हुए देखा, तो एक पल के लिए डॉक्टर सक्सेना ने सोचा कि शायद यह दोनों लड़कियां डॉक्टर अमृता के रिलेशन में होंगे और इसीलिए यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हुई। डॉक्टर सक्सेना को एक बात की राहत जरूर हुई कि अच्छा हुआ उन्होंने अनीका से पूछ लिया और इस बात का खुलासा हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी के लिए अच्छा भी करना हो तो उसे बिना पूछे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वह उस इंसान को सच में चाहिए भी या नहीं। उधर कामिनी के सर से निकला हुआ बाल और अपने बालों का सैंपल अनिका ने कुरियर करके बेंगलुरु भेज दिया था और साथ ही साथ अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी को फ़ोन करके बताया कि वह जल्द से जल्द भेजे हुए बालों का सैंपल का डीएनए टेस्ट करवाए और जल्द से जल्द पता लगाए कि यह दोनों सैंपल मैच करते हैं या नहीं। राजलक्ष्मी ने हैरान होकर अनिका से पूछा, डीएनए टेस्ट? यह क्या कर रही हो तुम? और अगर तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाना ही था तो यह सैंपल तुम बेंगलुरु क्यों भिजवा रही हो? क्या वहां दिल्ली में कोई डीएनए टेस्टिंग लैब नहीं है? यह कहते हुए राजलक्ष्मी अनिका से बात करते हुए हंसने लगी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए राजलक्ष्मी से कहा, देखो यहाँ दिल्ली में मैं न्यू हूँ, अभी यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ। मैं किसी पर इतना विश्वास नहीं कर सकती जितना तुम पर कर सकती हूँ, इसीलिए सैंपल तुम्हें भिजवा रही हूँ। वहाँ किसी अच्छे से टेस्टिंग लैब में यह सैंपल भेजो और रिपोर्ट आ जाने पर जल्द से जल्द मुझे इन्फॉर्म करो। हालांकि राजलक्ष्मी अनिका की बातों पर अभी भी हैरान थी, मगर अपनी बॉस का कहा मानते हुए राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, ठीक है, जैसे ही मुझे सैंपल मिलते हैं मैं उन्हें लैब में भिजवा दूंगी और रिपोर्ट आते ही तुम्हें खबर कर दूंगी। फोन रखने से पहले राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, क्या मैं तुम्हारी एक दोस्त होने के नाते यह पूछ सकती हूँ कि क्या वहां तुम्हें कोई खतरा तो नहीं है? कुछ देर फोन पर साइलेंट रहने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, बस रिपोर्ट आने पर जल्द से जल्द मुझे खबर कर देना। यह कहते हुए अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आज अनिका को अपनी माँ की कही हुई बात फिर से याद आने लगी। अनिका की माँ स्वाति ने अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग में कहा था, अपनी आइडेंटिटी को हमेशा डाउन टू अर्थ रखना, लोगों की नज़र तुम पर नहीं पड़नी चाहिए वरना तुम्हें खतरा हो सकता है। अनिका आज भी नहीं जानती थी कि क्यों स्वाति ने उसे यह मैसेज दिया था, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि वह खतरा अनिका के आसपास ही था और कभी भी अनिका के सामने आ सकता था। इसीलिए हर कदम पर अनिका को अलर्ट रहना बहुत जरूरी था। कुरियर भेजने के बाद अनिका आर्यन को लेने स्कूल की ओर ड्राइव करने लगी। उस दिन श्रेया का मूड काफी खराब था, इसलिए उसने स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर ही रहने का फैसला किया था और इसीलिए आज आर्यन को स्कूल से पिकअप करना अनिका की जिम्मेदारी थी। जब अनिका सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल पहुंची तो आर्यन स्कूल के बाहर
नाराज खड़ा अनीका का इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह अनीका आर्यन को पिक करने में बाकी पेरेंट्स से लेट हुई थी। नाराज आर्यन बिना कुछ बात किए अनीका की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर अनीका ने ड्राइव करने के बाद आर्यन से पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतने नाराज क्यों हो? क्या स्कूल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा? आर्यन ने मुंह बनाते हुए अनीका से कहा, मेरी स्कूल में सारे बच्चे स्टूपिड हैं। मैं कल से स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगा।